ब्लैक नन। बात 1989 की है। इंग्लैंड के एक पीजी में 3 लड़कियां शेरिल, एग्नेस और डायना एक साथ रहा करती थीं। तीनों अलग अलग जगह जॉब किया करती थीं और धीरे धीरे तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। एग्नेस, तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? मैं तो बस एक अमीर लड़के से शादी कर लूंगी ताकि सारी जिंदगी आराम करूं। ओह गॉड। और शेरिल, तुम? मैं तो अपने बैंक के काम से बहुत ही खुश हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, दोनों मिलजुल कर कमाएं और घर चलाएं। बस यही मेरी विश है। तू और तेरा बैंक का जॉब। भाई, मुझे तो बस ऐसा पति चाहिए जो बस जोरू का गुलाम बनकर रहे। थोड़े दिनों बाद शेरिल का बर्थडे होता है। एग्नेस और डायना मिलकर उसको सरप्राइज देने का प्लान करती हैं और रात को उसके आने से पहले कमरे को सजाने का प्लान बनाती हैं। मगर एग्नेस, उसका बर्थडे तो रात को 12 बजे है। वो तो ऑफिस से पहले आ जाएगी और हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम एक काम करो, मैं रूम डेकोरेट करती हूँ और तुम उसको ऑफिस से आज कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ और रात को 12 बजे तक वापस ले आना। वाह, ये आइडिया ठीक लग रहा है। मैं उसको अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती हूँ। और डायना ऑफिस खत्म होने से पहले ही शेरिल के बैंक पहुंच जाती है। अरे डायना, तू यहाँ क्या कर रही है? सोचा तुझे इस बोरिंग वर्क के बाद मूवी दिखाने ले चलूं। चलेगी ना? अरे अचानक क्या जची तुझे? और एग्नेस किधर है? वो तो मुझे पता नहीं। आज बस हम दोनों ही मूवी देखने जाएंगे। और इस तरह से डायना बहाना बनाकर शेरिल को अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती है और उधर दूसरी तरफ एग्नेस उसके लिए सरप्राइज बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। रात को मूवी देखने के बाद दोनों घर लौट रहे होते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी थी डायना, थैंक यू। इट्स ओके यार, कितना बोरिंग बैंक का काम करती हो तुम। यू डिजर्व सम एंटरटेनमेंट। दोनों गप्पे मारते मारते लौट ही रही होती हैं कि अचानक से एक औरत उनके सामने आ जाती है। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत होती है और उसने एक नन के जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो चलती भी ऐसे है मानो हवा में तैर रही हो। शेरिल और एग्नेस उसे अचानक सामने देखकर चौंक जाते हैं। कौन है आप? डायना शेरिल के पीछे ही खड़ी रहती है, डर के मारे आगे नहीं आती। तुमने मेरे भाई पीटर को देखा है? पीटर? वो कौन है? मैं किसी पीटर को नहीं जानती। तुम बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करती हो ना? हाँ। तो भी तुम पीटर को नहीं जानती? मेरा भाई था वो। कहाँ है वो? शेरिल, चलो यहाँ से। मत जवाब दो उसे। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो यहाँ से। तुम मेरे भाई पीटर को जानती हो? वो यही बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करता था। नहीं जानती मैं, पता नहीं कौन है वो। नहीं जानती? और वो नन चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ती है और शेरिल की गर्दन पकड़ लेती है। अचानक उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती हैं और उससे आंसुओं की बजाय खून की धारा बहने लगती है। उसके नाखून भी अचानक बहुत ही लंबे हो जाते हैं। वो गर्दन से शेरिल को हवा में ऊपर उड़ा देती है और खुद भी उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। डायना ये सब देखकर पीछे हट जाती है। छोड़ो, मेरी दोस्त को छोड़ो। वो औरत शेरिल को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर पटक देती है और शेरिल का सर जमीन से टकराकर फट जाता है और उससे खून बहने लगता है और वो रहस्यमयी औरत हवा में उड़कर गायब हो जाती है। डायना आगे बढ़कर शेरिल को संभालती है मगर तब तक उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। शेरिल, उठो उठो, आज तुम्हारा बर्थडे है। देखो, एग्नेस ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। उठो। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस भी आ जाती है। वो शेरिल को उठाकर ले जाते हैं। डायना रोते रोते पुलिस स्टेशन में बयान दे रही होती है। तभी वहाँ एग्नेस भी आ जाती है। एग्नेस, हमारी शेरिल चली गई। बर्थडे वाले दिन ही वो हमें छोड़कर चली गई। उस औरत ने शेरिल को मार डाला। कौन औरत? कौन थी वो? थोड़ा डिटेल में बताएंगी आप? और उसका स्केच भी बनवा दीजिए। डायना रोते रोते सब रिपोर्ट्स लिखवा देती है और स्केच आते ही सब देखते हैं कि वो औरत किसी ब्लैक नन जैसी दिखती है। देखिए, रोइए मत। हमें भी अफसोस है आपके दोस्त के जाने का, मगर उसका केस नॉर्मल नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करेंगे, मगर ये केस मुझे ब्लैक नन का लग रहा है। जिंदा इंसान को तो हम पकड़ लें, मगर मरे हुए का क्या करें? ब्लैक नन? मरा हुआ इंसान? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर रॉबर्ट समझा पाएंगे। आप प्लीज उनके पास जाइए। मैं उनका एड्रेस आपको देता हूँ। वो कौन है? वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं और ब्लैक नन पर रिसर्च कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट? वो कौन होते हैं? ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो शैतानी ताकतों और उन चीजों पर रिसर्च करते हैं जिन पर नॉर्मल लोगों का कंट्रोल नहीं रहता। दोनों डायना और एग्नेस अगले ही दिन अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर रॉबर्ट से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि उनके रूम में बहुत ही हल्की लाइट है और अजीब अजीब सी मशीनरी लगी होती है। दूर कॉर्नर में एक पेंटेकल भी बना हुआ होता है जिसके पास में डॉक्टर खुद बैठे होते हैं। आओ डायना एंड एग्नेस, कैसी हो? आप हमें जानते हैं? हाँ, मुझे इंस्पेक्टर ने आप दोनों के बारे में सब बता दिया था। मैं शेरिल के केस का भी रिसर्च करूंगा। उसकी फोटो लाई हो? हाँ। रॉबर्ट उसकी फोटो पेंटेकल के बीच में रख देता है और उसको गौर से देखता रहता है। रॉबर्ट मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगता है। मेरा शक सही था। ये सब ब्लैक नन का ही काम है। सॉरी, तुम्हारे दोस्त भी उसका शिकार हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। मगर क्यों? आखिर थी कौन वो? क्योंकि सजा उनको दी जा सकती है जो नॉर्मल इंसान हो। ब्लैक नन तो एक रूह है। आज से बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में दो भाई बहन सारा व्हाइटफील्ड और पीटर खुशी खुशी रहा करते थे। पीटर की नौकरी शहर में बैंक ऑफ इंग्लैंड में लग जाती है। सारा, मेरी नौकरी लग गई है और अब मुझे शहर जाना पड़ेगा, मगर मेरी चिंता मत करना। मैं तुमको पैसे भेजता रहूंगा और तुमको मिलने भी आता रहूंगा। पीटर शहर आ जाता है और बैंक की जॉब ज्वाइन कर लेता है। शुरू में तो वो ईमानदारी से काम करता है, मगर धीरे धीरे उसको जल्दी पैसा कमाने की बुरी लत लग जाती है और वो बैंक के पैसे को सट्टे पर लगाने लग जाता है। मैं एक दिन बहुत अमीर हो जाऊंगा। मगर पीटर के फ्रॉड की बात मैनेजमेंट में ऊपर तक पहुंच जाती है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बहुत दिनों तक उस पर केस चलता है और ब्रिटिश कानून उसको फांसी की सजा सुना देती है। इस तरह से पीटर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उधर सारा व्हाइटफील्ड को जब महीनों तक पीटर का अता पता नहीं लगता तो वो खुद शहर आ जाती है और बैंक में अपने भाई का पता लगाने जाती है। मेरा भाई पीटर कहाँ है? हमें नहीं पता। बैंक का स्टाफ बहुत दिनों तक सारा से सच्चाई छुपाए रखते हैं, मगर वो अब रोज रोज अपने भाई का पता लगाने के लिए वहाँ आने लगती है। मेरा भाई कहाँ है? हमें नहीं पता, वो आया ही नहीं काफी दिनों से। सारा को दाल में कुछ काला लगता है और वो पीटर की पूछताछ करने के लिए रोज बैंक आती रहती है। एक दिन बैंक वाले थक कर उसको सच्चाई बता देते हैं, जिससे सुनकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। सारा की बुरी हालत देखकर बैंक के लोग उसको जिंदगी भर पेंशन देने का ऐलान करते हैं, बशर्ते कि वो बैंक आना छोड़ दे। कुछ समय बाद सारा की मौत हो जाती है और उसको बैंक के पीछे के कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाता है। मगर अचानक कुछ समय बाद सारा वापस बैंक में कुछ लोगों को दिखाई देने लगती है और वो सबसे अपने भाई का पता पूछती रहती है। आपने मेरे भाई पीटर को देखा? नहीं। और सारा ब्लैक नन में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी उसकी बातों का जवाब देता है वो गुस्से में उसका सर पटक पटक कर उसे मार देती है।
आपके दोस्त शेरल के साथ भी वही हुआ। वो ब्लैक नन के गुस्से का शिकार हुई है। मगर हमारी दोस्त बेवजह मारी गई, आखिर उसकी गलती ही क्या थी? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मगर मरे हुए इंसान को कभी वापस भी तो नहीं लाया जा सकता ना। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर ब्लैक नन फिर किसी और मुसाफिर को मार देती है और वो आज भी शहर में खौफ की वजह बनी हुई है। द क्लोजेट हॉरर। बात है 1980 की। एलेक्स अपने भाई डेविड और अपने पिता थॉमस के साथ कुछ ही दिनों पहले बॉस्टन शिफ्ट हुआ। उनका घर बहुत ही खूबसूरत था। दोनों भाई घर देख रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। भैया, हमारा कमरा कितना अच्छा है ना। मैं तो इस क्लोसेट के पास अपना बेड लगा लूंगा। वैसे ये क्लोसेट हमारा तो है नहीं, पुराने मकान मालिक का होगा। हाँ देखो ना, कितना पुराना है। मैं तो इसमें अपना कोई सामान नहीं रखूंगा। एलेक्स उस क्लोजेट को जैसे ही छूता है उसे जोर से करंट लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। भैया, आप ठीक तो है ना? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। थोड़े ही दिनों में पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाता है। एक रात एलेक्स और डेविड सो रहे होते हैं, तभी उन्हें क्लोजेट के अंदर से जैसे किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। एलेक्स की नींद टूटती है और वो उस आवाज को सुनता है। लैंप जलाता है और क्लोजेट के पास आता है। अंदर से एक भयानक सी आवाज आती है, मुझे आजाद कर दो, दरवाजा खोल दो। एलेक्स डर जाता है और डेविड को जगाता है। क्या हुआ भैया? डेविड, इस क्लोसेट से आवाज आ रही है, अंदर से कोई बोल रहा है, दरवाजा खोल दो। क्या बात कर रहे हो भैया? आपने कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। डेविड क्लोजेट की तरफ जाता है और उसका लॉक ओपन करता है और दरवाजा खोल देता है। डेविड अंदर झांकता है तो उस क्लोजेट में कुछ नहीं होता। डेविड पीछे एलेक्स की तरफ देखता है। देखा भैया, कुछ भी नहीं है। आप भी ना। तभी एक बड़ा ही खतरनाक राक्षस अचानक से डेविड के पीछे बड़ा होने लगता है। एलेक्स के उस राक्षस को देखकर होश उड़ जाते हैं। डेविड, पीछे देखो। डेविड जैसे ही पीछे देखता है वो राक्षस गायब हो जाता है। क्या कुछ भी तो नहीं है यहाँ? एलेक्स बुरी तरह से कांप रहा होता है। मैं तो चला सोने, और आप भी सो जाओ भैया। तुम यकीन करो, इस क्लोसेट में कोई है, मैंने देखा है। हमें इस कमरे में नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनो डेविड। अगली शाम डेविड डैड से कहता है, डैड, आज मैं हैरी के घर नाइट स्टे करूंगा, ठीक है? ठीक है। उस रात एलेक्स अकेला ही कमरे में सो रहा होता है। उसे नींद नहीं आ रही होती। वो चादर के अंदर लेटा हुआ कांप रहा होता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। वो गहरी नींद में होता है कि तभी धीरे से क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो फिर से डरने लगता है। वो धीरे से अपनी चादर में से मुंह निकालकर क्लोजेट की तरफ देखता है। तभी उसके ऊपर वही राक्षस उसके चेहरे के पास दिखता है। एलेक्स की चीख निकल जाती है और वो कमरे से भागने लगता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। इतने सालों बाद बाहर आया हूँ, तुझे कैसे जाने दूं मैं? एलेक्स इधर उधर भागने की कोशिश करता है, पर वो जहाँ भी जाता राक्षस उसके सामने आ जाता। राक्षस उसकी गर्दन पर अपने दांत से वार करता है और एलेक्स लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ता है। अगली दोपहर डेविड घर लौटता है तो देखता है कि थॉमस परेशान है। डैड, क्या हुआ? पता नहीं एलेक्स कहाँ गया है, सुबह से गायब है, कुछ बताकर भी नहीं गया है। आप चिंता मत करो डैड, मैं उनके फ्रेंड से पूछता हूँ। डेविड अपने सारे फ्रेंड से पूछता है,
पर कुछ पता नहीं चलता। वो अपने कमरे में परेशान बैठा होता है कि तभी उसकी नजर क्लोजेट पर पड़ती है। वो क्लोजेट खोलता है तो एलेक्स की लाश उसके ऊपर गिरती है। भैया, डैड, भैया यहाँ पर है। डेविड और थॉमस को शौक लग जाता है कि एलेक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बेटे को कौन मार सकता है? डैड, मुझे इस घर के मकान मालिक के घर जाना है, मुझे लेके चलिए प्लीज। डेविड मिस्टर जॉर्ज के पास जाते हैं। बहुत दुख हुआ एलेक्स के बारे में जानकर। अंकल, आप उस क्लोजेट के बारे में कुछ जानते हैं क्या? जॉर्ज थोड़ा घबराता है। वो मेरे दादाजी के समय की है, जब मैं 20 साल का था। कहते हैं उस समय शहर में एक सीरियल किलर रेविन का खौफ था। मुझे याद है वो पुलिस से छुपने के लिए हमारे घर आ घुसा था और उस क्लोजेट में छुप गया। मेरे दादाजी को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी को बताए उस क्लोजेट को बंद कर दिया। मेरे दादाजी को भूलने की बीमारी थी। वे पुलिस को खबर कर पाते इससे पहले उनके दिमाग से निकल गया कि उन्होंने रेविन को क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया है। रेविन 30 दिन तक वहीं बंद रहा और घुट-घुट कर मर गया। कुछ समय बाद कमरे में बदबू आने लगी, जिसके कारण वो क्लोजेट खोला गया और दादाजी को सब कुछ याद आ गया। फादर ने हमें कहा था कि लाश को जला दो, पर दादाजी ने लाश को दफना दिया। उसके बाद हमने कभी उस क्लोजेट को यूज नहीं किया। यानी कि रेविन ने ही मेरे भाई को मारा है। ये क्या कह रहे हो तुम डेविड? डेविड थॉमस और जॉर्ज को अपने और एलेक्स की रात वाली घटना के बारे में बताता है। दादाजी ने उसकी बॉडी को घर के पीछे वाले गार्डन में दफना दिया था। अगर हम उसके कंकाल को जला दें तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। मेरे भैया के कातिल को सजा मिलनी ही चाहिए। जॉर्ज और थॉमस गार्डन में खुदाई शुरू करते हैं। डेविड सोचता है कि क्यों ना क्लोजेट दोबारा बंद कर दे ताकि वो राक्षस बाहर ना आ सके। डेविड जैसे ही कमरे में आता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो क्लोजेट का दरवाजा बंद करने के लिए भागता है, लेकिन जमीन पर गिरकर पीछे की तरफ सरकता है और जाकर दीवार पर लगता है। उसके सिर में चोट आ जाती है। तभी उसके सामने क्लोजेट से वही भयानक राक्षस निकलता है। खूंखार लाल आंखें, खून से लाल उसका विशाल शरीर। डेविड की चीख निकल जाती है। थॉमस वो चीख सुनकर भागता है। वो राक्षस डेविड का गला पकड़ता है और उसे फिर फेंक देता है। थॉमस दरवाजा तोड़ता है और अंदर आता है। वो कमरे में रखे बैट से उसे मारने की कोशिश करता है, पर बैट ही टूट जाता है। राक्षस अपने तेज नाखून थॉमस के पेट पर मारता है और उसकी वही मौत हो जाती है। जॉर्ज को खुदाई करते हुए रेविन का कंकाल मिल जाता है। डैड! डेविड रोने लगता है। राक्षस उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उसे मारने लगता है वो जलने लगता है। जॉर्ज उस कंकाल पर आग लगा देता है। राक्षस जल के धुआं हो जाता है और क्लोजेट भी जलने लगता है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ खोया है डेविड। आज से तुम मेरे बेटे हो, चलो मेरे साथ। डेविड जॉर्ज के साथ तो चला जाता है, लेकिन इस दुख से कभी उभर नहीं पाता। द वैम्पायर। ये बात है 1965 की। मैक्सिको में टॉमस नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी बेला के साथ रहता था। टॉमस की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी। वो और उसकी पत्नी अक्सर बाहर घूमने जाया करते थे। एक रात बेला और टॉमस कार से घर की तरफ लौट रहे थे। अंधेरी रात में अचानक से एक आदमी उनकी कार को जाते हुए देखता है। उसकी आंखें लाल होती हैं। चांदनी रात में टॉमस गुनगुनाता हुआ गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन बेला तंग होकर उसे डांटती है। कितना घना जंगल पड़ता है रास्ते में टॉमस। मैंने कितनी बार कहा है कि इस रास्ते से मत जाया करो। अरे डियर, ये शॉर्टकट है, यहाँ से जल्दी घर पहुँच जाते हैं। प्लीज ऐसे शॉर्टकट से मत चला करो टॉमस। कितनी बार तुम्हें समझाया है, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अच्छा बाबा, सॉरी। अगली बार हम रोड के रास्ते से ही जाएंगे, चाहे कितना भी लेट हो रहे हो। ठीक है, और अभी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो। टॉमस गाड़ी चला रहा होता है
कि तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। वो आदमी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा होता है। अरे ये आदमी क्यों खड़ा है? रोक कर देखता हूँ। क्या जरूरत है? इतनी रात में गाड़ी रोकना सेफ नहीं होगा। क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो। क्या जरूरत है टॉमस? इतनी रात हो चुकी है, ऐसे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। अरे घबराओ मत बेला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। एक बार बात सुन तो लेते हैं ना। टॉमस गाड़ी रोकता है। वो शीशा नीचे करता है तो एक बड़ा सुंदर नौजवान सामने खड़ा होता है। वो शक्ल से बहुत ही भोला लग रहा होता है। क्या बात है? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम नोआ है, पास वाले गांव से आया हूँ, लेकिन अभी रास्ता भटक गया हूँ और कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है। एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन वो भी खो गया है। आप अगर मुझे लिफ्ट देकर किसी होटल पर छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। टॉमस बेला की तरफ देखता है। बेला बिना कोई भाव लाए सिर हिला देती है। ठीक है, आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भले लोग हैं, वरना किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे थैंक यू किस बात का? आओ बैठ जाओ कार में। टॉमस गाड़ी चला रहा है और फ्रंट मिरर से नोआ को भी देख रहा है। नोआ खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उसका शरीर चांदनी रात में चमक रहा है। मेरा नाम थॉमस है नोआ, और ये मेरी पत्नी बेला। नोआ मुस्कुराता है और बेला टॉमस को गुस्से से देखती है। टॉमस फिर से बात शुरू करता है। तो नोआ, तुम्हारा शहर कैसे आना हुआ? जी, मैं एक फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, मिस्टर पीटर हैंडमैन। उनसे मिलने आया हूँ। मैं उन्हें असिस्ट करने वाला हूँ। एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है इस शहर में। तुम मिस्टर पीटर को असिस्ट करने वाले हो? क्या बात कर रहे हो? वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। आपसे जल्द ही मुलाकात करूंगा अच्छे से। तुम्हें फिर आज किसी होटल में नहीं, मेरे घर रुकना होगा। पीटर के घर मैं कल तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बेला अब नॉर्मल हो जाती है और नोआ से बात शुरू करती है। नोआ, किस मुसीबत की बात कर रहे थे तुम अभी? जी, अभी तो पीटर सर ने मुझे लेटर लिखा था कि इस शहर में एक वैम्पायर जा गया है, लोगों का खून पी रहा है। बस उसे ही काबू में करना है। उसी के लिए मुझे पीटर सर ने गांव से बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? एक वैम्पायर? क्या सच में वैम्पायर्स होते हैं? जी हाँ, होते हैं बेला जी। अच्छा, तो हमें भी बताओ जरा इन वैम्पायर्स के बारे में। मैंने इन वैम्पायर्स के बारे में बहुत पढ़ा है। ये वैम्पायर बहुत पुरानी प्रजाति है। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। ये किसी का भी रूप ले लेते हैं। जब इनकी उम्र खत्म होने में कम ही समय बचता है तो ये जानवरों को छोड़कर इंसानों का खून पीने लगते हैं, जिनसे इनकी उम्र बढ़ती है। ये किसी के भी दिमाग में अंदर जाकर कुछ भी पता कर सकते हैं। बड़ी ही खतरनाक प्रजाति है वैम्पायर की। टॉमस गाड़ी रोकता है। चलो भाई, घर आ गया। बहुत हुई ये भूतिया बातें। बेला, सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। हाँ हाँ जरूर, पहले घर के अंदर तो चलिए। नोआ घर की तरफ देख रहा था और उस घर की महक को सूंघने लगा। उसकी आंखें बंद थी। टॉमस ने उसे ऐसा करते देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखने लगा। नोआ की आंखें खुल गईं। शर्माओ मत नोआ, इसे अपना ही घर समझो। चलो अंदर चलें। हाँ थॉमस, चलिए अंदर चलते हैं। बेला, नोआ और टॉमस हॉल में बैठे हैं और कॉफी पी रहे हैं। टॉमस देखता है कि नोआ कॉफी नहीं पी रहा है। नोआ, तुम कॉफी क्यों नहीं पी रहे? मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ओह, तो क्या पसंद है वो बता दो, बेला बना देगी। नोआ फिर से बेरुखी से कहता है। कहा ना, मुझे कुछ नहीं पसंद। टॉमस और बेला एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हैं। तभी उनके घर में एक बहुत बड़ा चमगादड़ आ जाता है और ऊपर चारों तरफ घूमने लगता है। ओहो, ये कहाँ से आ गया? टॉमस, कुछ करो। उस चमगादड़ की आंखें लाल हो जाती हैं और वो टॉमस के सामने आता है और उसके चेहरे पर वार करता है। अरे, आप ठीक तो हैं?
टॉमस के चेहरे और हाथों पर निशान पड़ जाते हैं और उसके शरीर से खून बहने लगता है। नोआ को उस खून को देखकर अजीब सा होने लगता है। नोआ, उस ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, लेकर आओ जल्दी। बेला नोआ की तरफ देखती है तो वहाँ नोआ नहीं होता। नोआ, कहाँ हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे पीछे। बेला पीछे देखती है तो नोआ खड़ा होता है और उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। उसके कपड़े भी काले रंग के हो जाते हैं। उसके दांत नुकीले हो जाते हैं। बेला के नोआ को देखकर होश ही उड़ जाते हैं। कितने दिनों का प्यासा हूँ, आज तुम दोनों का खून पीऊंगा और मेरी उम्र 10 साल तक और बढ़ जाएगी। टॉमस को गुस्सा आता है और वो नोआ को धक्का देने वाला होता है, लेकिन नोआ हवा में उड़ जाता है। उनके सारे घर में छोटे छोटे चमगादड़ आ जाते हैं और नोआ के चक्कर लगाने लगते हैं। बेला, भागो यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप बहुत जख्मी हो। नोआ बेला के पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। सारे चमगादड़ टॉमस को उसकी दोनों बाहों से पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं ताकि वो कुछ ना कर पाए। नहीं, मुझे छोड़ दो नोआ, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमने तो तुम्हारी मदद की थी, प्लीज हमें छोड़ दो। नोआ बेला की गर्दन पर अपने नुकीले दांतों से वार करता है और उसका खून पीने लगता है। बेला बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बेला, बेला। तेरी पत्नी तो गई, अब तेरी बारी है। नोआ उड़कर टॉमस के गले पर वार करता है और टॉमस की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। नोआ चमगादड़ों के साथ खिड़की के रास्ते उड़ता हुआ घर से बाहर आ जाता है। बेला और टॉमस की आंख खुलती है और अब वो भी वैम्पायर्स बन चुके होते हैं। उनकी आंखें लाल और दांत नुकीले होते जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और वो घर से बाहर निकलकर भेष बदलते हैं और अपने अपने शिकार पर निकल पड़ते हैं। द ब्लैक आई डीमन। ये बात है 1960 की। टेक्सास में केविन अपनी पत्नी रेचल, अपने बेटे जेम्स और बेटी एमा के साथ रहता था। सर्दी का मौसम था और पूरा परिवार देर रात घर को लौट रहा होता है। डैडी घर कब आएगा? मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा, डैडी को परेशान मत करो, ड्राइव कर रहे हैं वो। बेटा, आप 10 तक काउंट करो, बस आ जाएगा घर। एमा काउंट करने लगती है। 1 2 3 4 5 6। उसके 6 कहते ही केविन झटके से गाड़ी रोक देता है। डैडी, अभी तो मेरी काउंटिंग भी नहीं खत्म हुई। पूरा परिवार सामने देखता है तो एक बच्चा जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई है सड़क पर खड़ा कांप रहा है। तुम लोग अंदर बैठो, मैं अभी देखता हूँ। ध्यान से केविन। हाँ, तुम बच्चों के पास ही रुको। केविन उस बच्चे के पास जाता है। वो बच्चा गर्दन नीचे करके कांप रहा होता है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मेरा नाम जॉन है। मेरे मॉम डैड बहुत गरीब हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ हमारा इंतज़ार करो, हम ज़रूर आएंगे। पर मैं सुबह से खड़ा हूँ और वो नहीं आए। बच्चा केविन की तरफ देखता है। केविन को उस पर दया आ जाती है। चलो आज तुम हमारे घर चलो। केविन जॉन को कार में बिठाता है और रेचल को सारी बात बताता है। लेकिन केविन, किसी और का बच्चा हम अपने घर कैसे लेकर जा सकते हैं? इसके मॉम डैड आ गए तो? वो मैं नहीं जानता रेचल, पर इस बच्चे को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। केविन कार चलाता है और सब घर आ जाते हैं। जेम्स और एम्मा जॉन को घूर रहे होते हैं। जॉन चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर आता है, घर को देखता है और अचानक से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वो घर पर लगे झूमर को देख रहा होता है। उसके नीचे केविन खड़ा होता है।
जेम्स और एमा, ये जॉन है और आज तुम लोग इसके साथ अपना कमरा शेयर करोगे, ठीक है? ठीक है डैडी। जेम्स एमा के कान में चुपके से कहता है। मुझे तो ये कुछ अजीब लग रहा है। देखो कैसे घर को घूर रहा है। क्या पता भैया, इसने कभी इतना बड़ा घर ना देखा हो। चलो जॉन, हम तुम्हें अपना कमरा दिखाते हैं। जॉन पहले आओ कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जॉन, एमा और जेम्स कमरे में चले जाते हैं। कमाल है, ये सुबह से सड़क पर अकेला था और कह रहा है इसे भूख नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम भी ना रेचल, चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। केविन और रेचल जैसे ही जाने लगते हैं, छत पर टंगा झूमर गिर जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है रेचल? कुछ नहीं हुआ है मुझे। स्क्रू ढीला हो गया होगा झूमर का। थैंक गॉड बच्चे नहीं थे। अब चलो साफ कर देते हैं, इससे पहले कि वे तीनों यहाँ आ जाएं। तभी जॉन अपनी काली डरावनी आंखों से उन दोनों को देख रहा होता है और स्माइल करके चला जाता है। कमरे में एमा को नींद नहीं आ रही होती है। एमा सो जाओ ना, क्यों कूद रही हो? भैया, मुझे कोई स्टोरी सुनाओ ना, मैं सो जाऊंगी। तभी वहाँ जॉन नॉर्मल बनकर आता है। मैं सुनाऊं? एमा और जेम्स जॉन की तरफ देखते हैं और जॉन कहानी सुनाने लग जाता है। आज से 11 साल पहले हेलन नाम की एक औरत इस शहर में नई आई थी। वो बहुत गरीब थी और काम की तलाश कर रही थी। एक दिन हेलन की मुलाकात पीटर नाम के आदमी से हुई। वो पीटर शैतान की पूजा करता था और उसके परिवार ने उसे पैदा होते ही शैतान कह दिया था, क्योंकि उसकी काली आंखें थी। लेकिन हेलन को इससे फर्क नहीं पड़ा और उन दोनों में प्यार हो गया और कुछ वक्त के बाद उन्होंने शादी कर ली। 1 साल बाद उनका बेटा हुआ। शैतान का बेटा तो शैतान ही होता है ना। वो लोगों को बहुत परेशान करता था। वो जहाँ भी जाते बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती। लोगों ने पूरे परिवार को शहर से निकाल दिया। इस सदमे से हेलन की मौत हो गई। ये सदमा पीटर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने अपने बेटे को अपनी काली शक्तियां दी, उसे शहर से बदला लेने के लिए, और फिर पीटर ने भी अपनी जान दे दी। अब वो बच्चा जिसके भी घर जाता है वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है और वो अपने परिवार की मौत का बदला सारे शहर से ले रहा है और लेता रहेगा। एमा और जेम्स कहानी ध्यान से सुन रहे होते हैं और उन्हें डर लग रहा होता है। कौन था वो बच्चा जॉन? जॉन उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। सो जाओ एमा, बहुत रात हो गई है। सब सो जाते हैं और जॉन की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें काली और चेहरे पर शैतान वाली मुस्कान होती है। अब तुम लोगों का हमेशा के लिए सोने का टाइम आ गया है। रेचल को नींद नहीं आ रही होती है और वो केविन को जगाती है। केविन उठो, मुझे नींद नहीं आ रही है। एक अनजान बच्चा मेरे बच्चों के कमरे में है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि सब सो गए हैं या नहीं। जॉन एमा और जेम्स को बेड से धक्का देकर गिरा देता है। ये तुम क्या कर रहे हो जॉन? ये कोई मजाक का वक्त है क्या? एमा रोने लगती है। एमा की रोने की आवाज सुनकर केविन और रेचल भागते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। जेम्स और एमा बुरी तरह से रो रहे होते हैं। मम्मी, जॉन ने हमें बहुत मारा है। केविन और रेचल जॉन की तरफ देखते हैं तो जॉन की आंखें काली हो जाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तुम लोगों ने मुझे अपने घर पर बुलाकर अपनी मौत को बुलाया है। अब इस घर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। केविन गुस्से से जॉन की तरफ भागता है। जॉन अपनी आंखों से केविन को अपने वश में कर लेता है। केविन की आंखें भी काली हो जाती हैं और वो एक चाकू उठा लेता है। सोचो मत केविन, जाओ। केविन गुस्से में रेचल की तरफ भागता है और उस पर वार करने लगता है। रेचल दोनों बच्चों के साथ भागती है तो जॉन उसके सामने आ जाता है। छोड़ हमें, हमने तुम्हारी मदद की थी, हमें जाने दो। तभी उसकी पीठ पर केविन चाकू मारता है
जो कि अभी भी जॉन के वश में है। केविन जेम्स को भी मार देता है। जॉन केविन की तरफ देखता है। जॉन उसे इशारा करता है और केविन अपने घर की छत से कूद जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। जॉन हंसता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और वो एमा को भी अपने जैसा बना देता है। अगली रात एक आदमी जिसका नाम मैक्स होता है वो ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो कांप रहा होता है। क्या हुआ बेटा? वो बच्चा अपनी गर्दन ऊपर करता है। वो एमा होती है। कुछ देर बाद मैक्स एमा को लेकर अपने घर चलने लगता है और उसकी आंखें भी काली हो गई होती हैं। द वेयरवुल्फ। ये बात है 1945 की बॉस्टन शहर की। सेंट जोसेफ कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे, रॉस, जेनी और निक, जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ ही रहते। एक शाम कॉलेज खत्म होने पर वो तीनों गेट के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। बात करते हुए कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। गाइस, वीकेंड पर तुम दोनों मेरे घर आ जाना, चिल करेंगे। मुझे तो असाइनमेंट करना है। अरे जेनी, मान भी जाओ ना, तुम नहीं आओगी तो क्या फायदा। अच्छा बाबा, ओके, आई एम इन। जेनी, रॉस और निक रोड की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक रहस्यमय इंसान दिखाई देता है जो कि उनकी ही तरफ देख रहा होता है। तुम दोनों को ऐसा नहीं लग रहा कि वो अजीब सा आदमी हमारी तरफ देख रहा है? सही कह रही हो, रुको, इसे मैं अभी बताता हूँ। निक उस आदमी के पीछे पीछे भागता है और वो इंसान बड़ी ही तेजी से जंगल की ओर भागने लगता है। ओह, मुझे अपनी स्पीड दिखा रहा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। निक भी जंगल में उसके पीछे भागने लगता है। निक भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुका होता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। रात हो गई होती है और पूर्णिमा की रात होती है। चांदनी रात में निक जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि झाड़ियों में से कोई उसे देख रहा है और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। निक घबरा जाता है। वो तेजी से भागने लगता है और वो अजीब सा साया भी उसके पीछे भागने लगता है। निक भागते भागते जंगल के पास वाली पहाड़ी पर पहुंच जाता है और देखता है कि सामने खाई है। क्या करूं? मैं कहां जाऊं? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। निक घबराता हुआ खाई की तरफ देख रहा होता है कि उसे अपने पीछे एक इंसान गहरी सांस लेते हुए महसूस होता है। निक घबराते हुए पीछे देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है जिसकी लाल आंखें होती हैं। कौन हो तुम? निक देखता है कि उस आदमी के नाखून धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। चांदनी उसके शरीर पर पड़ रही होती है। उसके कपड़े छाती से फटने लगते हैं और उसके दांत नुकीले होने लगते हैं। वो धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। निक उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। वेयरवुल्फ सीधा उसकी गर्दन पर अटैक करता है और उसको लहूलुहान कर देता है। जेनी रोते हुए रॉस के घर आती है। जेनी, तुम? रॉस, निक की पहाड़ी के पास डेड बॉडी मिली है। उसकी वेयरवुल्फ ने हत्या कर दी है। क्या कह रही हो? हाँ, वो घर नहीं आया तो पुलिस उसे ढूंढने जंगल की ओर गई, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि वो जंगल की ओर ही भागा था। काश मैंने उसे रोक लिया होता। दोनों निक के घर जाकर निक की डेड बॉडी देखते हैं और रोने लगते हैं। रॉस जेनी को बाहर लेकर आता है। एक वेयरवुल्फ ने उसे मारा है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? कल मुझे टाउन लाइब्रेरी में मिलो। रॉस को जेनी एक बुक दिखा रही होती है जिसमें एक वेयरवुल्फ के बारे में लिखा होता है। सन 1521 में इन्हें सबसे पहले जर्मनी में देखा गया। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति होती है। ये सामान्य दिनों में इंसान का रूप ले लेते हैं, लेकिन पूनम की रात इनका वेयरवुल्फ वाला रूप सामने आ जाता है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, अपने आप को खून करने से रोक नहीं पाते।
रॉस किताब की तस्वीरों में विचित्र इंसानों को वेयरवुल्फ बनते देख रहा होता है कि तभी माइक उनके पास भागा भागा आता है। मैंने तुम दोनों को कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ माइक? कॉलेज में 5 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। सबको वेयरवुल्फ ने ही अपना शिकार बनाया है। रॉस ये सुनकर बुरी तरह डर जाता है। चलो जेनी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रॉस, हमें इस वेयरवुल्फ को खत्म करने का प्लान बनाना चाहिए। इस किताब में साफ लिखा है कि उसे पूर्णिमा के दिन ही मारा जा सकता है और वह सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही वेयरवुल्फ बनता है। अगर कोई उसके दिल पर चांदी के चाकू से वार करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा इस किताब में लिखा है। हम क्या कर सकते हैं? जब ये वेयरवुल्फ बनता है तो उसे इंसान को मारने की तलब लगती है और उसी वक्त हम उसे मार सकते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा इसमें। कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? ठीक है रॉस, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, पर मैं ये निक के लिए करना चाहती हूँ। जेनी, बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहूँगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड जॉन भी उस वेयरवुल्फ की वजह से मारा गया। जेनी माइक को देख मुस्कुराती है। अगली पूनम की रात होने तक जेनी और माइक पूरी प्लानिंग करते हैं। माइक अपने घर से चांदी का नेकलेस चुराता है और लोहार से उसका चाकू बनवाता है। पूनम की रात आती है। माइक और जेनी जंगल के पास खड़े होते हैं। दोनों के हाथ में चाकू है। अब हमें अंदर चलना चाहिए। जेनी और माइक चौकन्ने होकर मशाल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वो पहाड़ी इलाके तक पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं। कितनी देर हो गई है जेनी? 12 बजे हुए। अब वक्त नहीं बचा। अगर आज हमने उसे नहीं मारा ना तो जाने और कितनी जाने जाएंगी। तभी माइक के ऊपर वेयरवुल्फ चढ़ जाता है और अचानक से हमला करता है। उसका चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। वेयरवुल्फ के नुकीले दांत माइक की गर्दन को दबोच रहे होते हैं, पर वो भी लड़ रहा होता है। जेनी अपना चाकू निकालकर वेयरवुल्फ पे हमला करती है। वो उसकी पीठ पर चाकू से वार करती है। वेयरवुल्फ दहाड़ता है। वो लाल खूंखार आंखों से जेनी की तरफ देखता है और उसके नजदीक आ रहा होता है। जेनी पीछे की तरफ चल रही होती है। चले जाओ मेरे शहर से। वेयरवुल्फ फिर दहाड़ता है। जेनी का पैर पत्थर से टकराता है और वो मुंह के बल नीचे गिरती है और उसके चेहरे पर चोट लगती है। वेयरवुल्फ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, माइक की आंख खुलती है, जो कि वेयरवुल्फ की चोट से बेहोश हो गया था। जेनी! माइक वेयरवुल्फ की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वेयरवुल्फ फिर दहाड़ता है और माइक की छाती पर अपने दांतों से वार करता है और माइक की मौत हो जाती है। जेनी फिर से वेयरवुल्फ पर वार करती है। वो दोनों चाकू उठाती है और एक से उसकी पीठ पर वार करती है और दूसरे चाकू से उसके दिल के पास वार करती है। वेयरवुल्फ दर्द से चीखता है और हवा में साए की तरफ गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब जेनी ठीक हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है तो रॉस उसे मिलता है। मुझे माफ कर दो जेनी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। तुम्हें माइक को नहीं भूलना चाहिए रॉस। आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ और उसी की वजह से ये सब हो पाया। द लेग्ड हैंड। ये बात है 1958 की। हैना अपने पूरे परिवार के साथ शिकागो के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। वो 12 साल की थी और उसका एक पेट था टॉम, जिससे उसे बेहद लगाव था। हैना हर जगह टॉम को लेकर जाती और अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताती। एक बार हैना के माता पिता को शहर से दूर जाना था। बेटा है ना, तुम भी हमारे साथ चलो। हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ओह मॉम, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना और इस घर का ख्याल रख सकती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए। टॉम है ना मेरे साथ। ठीक है ना रोजी, हम कल सुबह तक तो लौट ही आएंगे। एक रात की ही तो बात है। चलो चलते हैं। बेटा है ना, सारे खिड़कियां दरवाजे तुम अच्छी तरह से बंद कर लेना, ठीक है?
जी डैडी। हैना के मॉम डैड चले जाते हैं। हैना आराम से सोफे पर बैठती है और रेडियो चालू करती है। सुनते रहिए हॉरर स्टोरीज मेरे यानी पीटर के साथ। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। मॉम डैड तो कभी सुनने ही नहीं देते, लेकिन आज तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आज मैं हॉरर स्टोरी सुनूंगी। हैना रेडियो की आवाज बढ़ा देती है और प्रोग्राम शुरू होता है। आज की ये कहानी कुछ दिलचस्प है, क्योंकि कहते हैं कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है हमारे शहर शिकागो की हलसिट स्ट्रीट की। वाओ, हलसिट स्ट्रीट, मतलब आज हमारी जगह की कहानी सुनने को मिलेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बात है आज से 20 साल पहले की। वोल्टर नाम का एक अमीर व्यक्ति इस स्ट्रीट में रहा करता था। वो एकदम अकेला था, इसलिए उसने बहुत सारे डॉग्स पाल रखे थे। वोल्टर की संपत्ति पर उसके कई रिश्तेदारों की नजर थी। कोई ना कोई उसके घर किसी बहाने आ जाता और कुछ दिन बाद उसे मारने की कोशिश करता। वोल्टर दिल का बहुत साफ था। उसके वफादार डॉग्स हमेशा उसे बचा लेते। एक दिन उसका एक दूर का कजन उसके घर आया, जिसका नाम था मार्क। मार्क की नजर भी वोल्टर की संपत्ति पर थी। एक रात मार्क वोल्टर के कमरे में गया और उसके पानी में जहर मिला दिया। वोल्टर ने वो पानी पिया और उसकी मौत हो गई। मार्क ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, लेकिन वोल्टर के वफादार डॉग्स ने उसे नहीं छोड़ा। वो सब उसके ऊपर झपट पड़े और उसकी मौत हो गई। तब से मार्क की आत्मा भटक रही है और वो हर वफादार पेट के अंदर आती है और उस पेट से उसके मालिक की जान ले लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हैना कहानी सुनकर डर जाती है। बड़ी ही डरावनी कहानी थी। डैड ने कहा था सब खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए। सब बंद करके सो जाती हूँ। सुबह तो मॉम डैड आ ही जाएंगे। हैना सब खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और सोने के लिए बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है। वो अपनी चादर को कस के ओढ़कर सो रही होती है। तभी उसके साइड में टेबल से फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है। हैना जोर से चिल्लाती है, टॉम! टॉम आता है और बेड के साइड में बैठ जाता है। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना टॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। हैना अपने हाथ बेड से लटका देती है और टॉम उसके हाथ को चाटता है और हैना को नींद आ जाती है। आधी रात में हैना की एकदम से आंख खुलती है। ऐसा लगता है कि उसके हाथ पर किसी ने काटा है। आह टॉम, ये क्या किया तुमने? क्यों काटा मुझे? हैना कमरे में देखती है तो टॉम नहीं होता और उसके रोने की आवाज आ रही होती है। हैना घबराकर उसे ढूंढते हुए हॉल में आती है। कहाँ हो तुम टॉम? बाहर आओ, क्या हुआ माय बॉय? हैना देखती है कि एक कमरे के अंदर से एक आवाज आ रही होती है। हैना दरवाजा खोलती है और देखती है कि टॉम हवा में उल्टा लटका हुआ है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं और साथ ही दीवार पर लिखा है वी कैन लिव टू। हैना डर जाती है और भागने लगती है। अचानक से टॉम एक बहुत ही भयानक राक्षस बन जाता है। उसके नुकीले दांत, लाल आंखें और मुंह से टपकता खून। वो मार्क की ही आत्मा थी जो टॉम के अंदर आ गई थी और उसकी वफादारी को आघात करती है। हैना भाग रही होती है और टॉम उसके पीछे भागता है। उसकी टांग को अपने मुंह में लेकर उसे पीछे की ओर खींचता चला जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। तेरा वफादार है ना ये जानवर, अब यही तुझे मारेगा। टॉम हैना की टांग पर जोर से काटता है और उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही होती है। टॉम पूरा घर अस्त व्यस्त कर देता है। मुझे छोड़ दो टॉम, मुझे जाने दो प्लीज। तुम मेरे वफादार टॉम हो, पहचानो मुझे। टॉम उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है। हैना धीरे से घबराते हुए अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रखती है और सहलाती है। टॉम को धीरे धीरे याद आता है हैना के बारे में।
हैना जैसे ही उसके पास जाती है, मार्क फिर से टॉम के ऊपर हावी हो जाता है और टॉम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके नुकीले दांत और बड़े हो जाते हैं। उसके सिर पर हैना को मारने का खून सवार होता है। वो हैना पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। हैना बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हैना के मॉम डैड आते हैं और काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ भौंकने की आवाज आ रही होती है। हैना, दरवाजा खोलो बेटा। हैना, क्या हुआ मार्क? इतनी देर हो गई है, हैना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? और ये टॉम भी भौंक रहा है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रुको, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। और उन दोनों की चीख निकल जाती है। फर्श पर हैना की लाश पड़ी होती है और टॉम उसके चक्कर काट रहा होता है और भौंक रहा होता है। मेरी बच्ची, क्या हुआ? मेरी बच्ची को किसने मारा? दोनों रोने लगते हैं और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं कि अब हैना उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। रोजी और मिक हैना की बॉडी के पास रो रहे होते हैं। तभी उनके पीछे टॉम आता है और उन पर गुर्राने लगा। रोजी और मिक घबराते हुए पीछे देखते हैं और टॉम को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी टॉम उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। माइक, ये टॉम को क्या हो गया है? ये हमें ऐसे क्यों देख रहा है? माइक टॉम की तरफ देखने लगा। टॉम, सिट डाउन। टॉम, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा सिट डाउन। टॉम, सुना नहीं तुमने? टॉम गुस्से में गुर्राते हुए उन दोनों के ऊपर कूद पड़ता है और वो दोनों चीखने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे पंछी उड़ जाते हैं। रोजी और मिक भी हैना की तरह इस दुनिया से चले जाते हैं। ये कहानी है 1804 की। जॉन बेल और उसका परिवार 300 एकड़ की जमीन पर अपना घर बनाकर रहते थे, जो कि एडम्स टेनेसी के नाम से मशहूर था। उन्हें खुशी खुशी रहते हुए वहाँ 10 साल बीत गए थे। 1817 की बात है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। एक शाम जॉन अपनी बेटी एलिजाबेथ बेल के कमरे में आया तो देखा कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एलिजाबेथ, तुम अभी तक सोई नहीं मेरी प्यारी बेटी? हाँ पापा, बस सोने ही जा रही हूँ। एलिजाबेथ अपने बिस्तर पर लेट जाती है और जॉन उसे चादर उड़ाता है और कैंडल बुझाने जा ही रहा होता है। नहीं पापा, कैंडल जले रहने दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुम्हें तो अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था एलिजाबेथ, फिर अब क्या हुआ? पता नहीं पापा, लेकिन अब दिल में अजीब सी घबराहट होती है। हम इस बारे में कल बात करते हैं, तुम अभी सो जाओ। एलिजाबेथ चादर ओढ़कर सो रही होती है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कड़कने लगती है। धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि एक परछाई एलिजाबेथ के पैर के पास खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल उड़ रहे हैं, उसकी आंखें दिख रही होती हैं। वो धीरे धीरे एलिजाबेथ की चादर नीचे खिसका रही होती है। एलिजाबेथ फिर से चादर ऊपर खींचती है, वो फिर से उसकी चादर खींचती है। एलिजाबेथ की आंख खुलती है और वो जैसे ही उठती है, वो चुड़ैल हवा में उड़कर गोल गोल घूमने लग जाती है। उसे देखकर एलिजाबेथ के होश ही उड़ जाते हैं। वो जोर से चीखती है, पापा, पापा बचाइए पापा। जॉन भागा हुआ आता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ एलिजा? बुरा सपना देखा क्या? एलिजाबेथ की आवाज ही नहीं निकल रही होती है। वो घबराती हुई बस ऊपर की तरफ ही देख रही होती है। उसकी आंखों से वो डरावना मंजर हट ही नहीं रहा होता है। पापा, मैं आपके कमरे में सोऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ नहीं सोना। ठीक है बेटा, मम्मी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे पास ही सो जाता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन एलिजाबेथ की माँ फ्रीडा बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आती है। एलिजा बेटा,
कल कोई बुरा सपना देखा था क्या? नहीं माँ, वो सब सच था। आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर सब सच था। ठीक है बेटा, जाओ कमरे में, मैं लंच तैयार करके तुम्हें बुलाती हूँ। एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। फ्रीडा कपड़े सुखाने के बाद घर के अंदर आ रही होती है। तभी वहाँ चुड़ैल फ्रीडा को घर में जाते हुए देखती है तो तेजी से उसके पास उड़ती हुई जाती है और सारे कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। फ्रीडा पीछे मुड़कर देखती है तो वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। वो चुड़ैल फ्रीडा की बाहों पर खरोचती है और उसे लात मारती है। फ्रीडा दूर जाकर गिरती है। एलिजाबेथ भागी भागी वहाँ आती है तो देखती है कि चुड़ैल फ्रीडा का गला पकड़ उसे ऊपर उठा रही है। उसके भयानक रूप से एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। माँ, छोड़ दो मेरी माँ को, चले जाओ यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं, सबको मार डालूंगी। मैं फिर आऊंगी और इस बार तुम सबको मार डालूंगी। वो चुड़ैल गायब हो जाती है। माँ बेटी रोने लगती हैं और तभी वहाँ जॉन आता है। वे उन दोनों की हालत देखकर घबरा जाता है। हमें कुछ करना होगा। मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकता। मैं अभी अपने दोस्त जैक्सन को खत लिखता हूँ। वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तब तक हम सब एक साथ ही रहेंगे। रात में जॉन और उसका परिवार एक साथ बैठे होते हैं। जॉन के हाथ में क्रॉस होता है और वो फ्रीडा और एलिजाबेथ की रखवाली कर रहा होता है। अचानक से उसके कान में एक आवाज आती है, जॉन, मुझे बचाओ जॉन। उसे ऐसा लगता है कि वो आवाज फ्रीडा की है। फिर वो आवाज एलिजाबेथ की आवाज बन जाती है। पापा, मुझे बचा लो पापा। जॉन एलिजाबेथ और फ्रीडा को सोता हुआ देखता है और उसे ये एहसास होता है कि चुड़ैल वहाँ आ चुकी है। जॉन को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, इतनी तेज कि उसके हाथ से क्रॉस गिर जाता है और उस क्रॉस के ऊपर एक कुर्सी उड़ती हुई आती है और गिर जाती है। जॉन क्रॉस ढूंढने लगता है। इतने में उसे चीखने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल एलिजाबेथ को बुरी तरह से थप्पड़ मार रही होती है। छोड़ो, मेरे परिवार को जाने दो। तभी जैक्सन वहां जाता है और चुड़ैल को क्रॉस दिखाता है। चुड़ैल अपना विकराल रूप ले लेती है और दूर हट जाती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों जॉन के परिवार को तंग कर रही हो? चुड़ैल गुस्से से जॉन की तरफ देखती है और फ्रीडा के बाल पकड़ लेती है और उसे घसीट कर फेंक देती है। इस जॉन से पूछो मैं कौन हूँ। पहचानो जॉन, मैं कौन हूँ? केट बैट्स, जिसको तुमने 10 साल पहले मार दिया था। इतने सालों से मैं बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ। अब मेरी ताकत बढ़ गई है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अगर इसे अपना परिवार बचाना है तो इस जॉन को मरना होगा, मरना होगा, वरना मैं इसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं। जॉन सदमे में होता है और अचानक से रोने लगता है। कौन थी केट जॉन? बताओ हमें। केट हमारी पड़ोसी थी और हमारी 300 एकड़ जो आज जमीन है उसमें से 200 एकड़ उसकी जमीन थी। मेरा परिवार जब तक इस घर में शिफ्ट नहीं हुआ था, मेरी नजर केट की जमीन पर थी। एक दिन मैं उससे बात करने गया तो उसने मुझे जमीन देने से मना कर दिया। मेरा ईगो हर्ट हो गया। एक रात मैंने उसका कत्ल कर दिया और उसकी सारी जमीन हड़प ली। पापा, आप ऐसे इंसान होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आ रही है। वो चुड़ैल बदला लेना चाहती है। उसे जॉन की मौत से मतलब है बस, वरना वो इस परिवार को ऐसे ही सताती रहेगी। अचानक से सारी कैंडल्स बुझने लगती हैं। आंखों में खून लिए वो चुड़ैल एक बार फिर वहां आती है। एलिजाबेथ और फ्रीडा के पास जाकर उन दोनों का गला पकड़कर उन्हें ऊपर की ओर उठाती है। क्या सोचा तुमने जॉन?
अपने परिवार की मौत अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो? जॉन को शौक लगा होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और टेबल पर रखे चाकू को उठाता है और खुद को मार लेता है। चुड़ैल उन दोनों को नीचे गिराकर वहां से गायब हो जाती है। एलिजाबेथ और फ्रीडा जॉन के पास जाकर रोने लगती हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक एनाबेल गुड़िया की सच्ची कहानी। डोना को उसकी माँ ने एक बहुत ही खूबसूरत एंटीक गुड़िया गिफ्ट में दी थी। गुड़िया पाकर वो खुशी से अपनी सहेली एंजी को दिखा रही थी। एंजी देखो कितनी प्यारी डॉल है, मम्मी ने बड़े प्यार से दी है। आई लव डॉल टू मच। मैं बचपन से ही डॉल की दीवानी हूँ। मेरी मम्मी मेरी पसंद जानती है। ये सचमुच बहुत ही क्यूट है, ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगी। सो ब्यूटीफुल। डोना कुछ देर तक डॉल से खेलकर उसे पलंग पर रखकर एंजी के साथ नाश्ता करने चल देती है। अचानक डॉल की आंखें लाल हो गईं और उनमें एक डरावनी चमक आ गई। कुछ समय के बाद जब दोनों सहेलियां उस कमरे में वापस आईं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो डॉल पलंग पर से कुर्सी पर पहुंच चुकी थी। उसकी दोनों आंखें लाल लाल हो गई थी। ये सब अचंभित करने वाला दृश्य था। अरे इसे तो मैंने पलंग पर रखा था, ये कुर्सी पर कैसे चली आई? क्या तुमने इसे उठाया था? नहीं नहीं, अब हम दोनों के सिवाय इस कमरे में तीसरा कोई आया भी नहीं। फिर ये डॉल वहाँ पहुँची कैसे? ये कैसे संभव है? दोनों सहेलियां जब दूसरी तरफ देखने लगीं तो एक खौफनाक आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उस दिन के बाद अक्सर ही उस डॉल के साथ कुछ न कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। तेज दिल को दहलाने वाली खौफनाक आवाजें निकलती थीं। वो कभी पलंग के नीचे पहुंच जाती तो कभी दरवाजे पर। उस डॉल के साथ ये सब अनहोनी घटना एक पहेली बन गई। कभी कभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आती, जैसे कोई बच्ची जोर से खिलखिलाकर हंस रही हो। इसके विपरीत कभी कभी किसी बच्चे की रोने की आवाजें भी उसी डॉल के मुंह से निकलती थीं। ये सब कुछ हैरान करने वाली बातें थीं। दोनों सहेलियां अक्सर डर के मारे सहम जाती थीं। एक दिन डोना जब अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में आई तब उसने देखा कि उसकी कई किताबें बिखरी हुई थीं। कई सारे कागज के टुकड़े घर में फैले हुए और उन पर हेल्प हेल्प लिखा हुआ था। डरावनी आवाज के साथ कागज इधर उधर उड़ने लगे। उस दिन डोना ने डॉल को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। वे दोनों बहुत घबरा गई थी। वे डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं और उन्होंने झट से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलवा लिया। देखिए, इस डॉल के अंदर एक 7 वर्षीय बच्ची की आत्मा है। उस बच्ची का नाम एनाबेला हिंगिस था, जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये बच्ची की आत्मा प्यार की भूखी है। इसे आप लोगों से लगाव हो गया है। आगे आप लोग निर्णय ले सकते हैं कि डॉल को अपने साथ रखना है या हम इसे हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। इस डॉल ने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये बहुत ही प्यारी डॉल है। हमें भी अभी इससे बहुत अधिक लगाव हो चुका है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों का एक दोस्त जिसका नाम लो था, उनके अपार्टमेंट में रहने को चला आया। वो एक अलग कमरे में रहने लगा। लो ने एनाबेल डॉल को बड़े ही ध्यान से देखा। तब डॉल में उसे कुछ अजीब हरकतें नजर आईं। उसके मन में कुछ शंका आ गई। डोना, इस डॉल को यहाँ से हटा दो, वरना किसी दिन कोई अनहोनी घटना घट सकती है। लो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम लोग एनाबेल के साथ बहुत दिनों से रह रहे हैं। हम इससे और ये हमसे प्यार करती है। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती।
उस समय दोनों को लो की बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके विश्वास ने लो की आशंका को खारिज कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। एक दिन लो अपने कमरे में अकेला सोया हुआ था। भयानक आवाजें उसकी ओर बढ़ने लगी। वो हंसी और भयानक होती रही। उसने देखा एनाबेल तेजी से हवा में उड़ते हुए उसके पास आ रही थी। वो उसके ऊपर गोल गोल मंडराने लगी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसके होठों के किनारों पर खून लगा हुआ था। देखते ही देखते वो लो के सीने पर सवार हो गई। अचानक लो के सीने में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे स्टोर से बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई मुझे स्टोर से बचाओ। भयानक आवाजें आ रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर तेज वार कर रहा है। भयानक हंसी कमरे में गूंजती रही। लो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। भयानक डरावनी आवाजें आती रहीं। वो बुरी तरह डर चुका था। उसके कपड़े फट गए थे। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और देखते ही देखते बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो दर्द से करहाने लगा था। उसके सीने पर नाखून के 4 गहरे निशान थे। वो जख्मी हो चुका था। डोना और उसकी सहेली को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। वे दोनों काफी डरी हुई लग रही थीं। डोना अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये बात आसपास फैल गई। लोगों ने एक पादरी हैगन को बुलवाया। उन्होंने एनाबेल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उस डॉल को वश में करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने एक बहुत बड़े पादरी कुक को बुलवाया। उन्होंने एडन लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। इन सभी लोगों ने मिलकर एनाबेल डॉल का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। सच्चाई की एक एक परत खुलती जा रही थी। एडन लॉरेन ने अपने जीवन में इतनी खतरनाक और रहस्यमयी डॉल कभी नहीं देखी थी। उन्होंने काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार उसकी सच्चाई का पता लगा ही लिया। उन्होंने पाया कि उस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बड़े खूंखार शैतान की आत्मा बसी हुई थी, जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। उस शैतान का मुख्य मकसद डोना या उसकी सहेली के शरीर पर पूरा नियंत्रण करना था। यदि वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाता तो सदैव के लिए बड़ी तबाही कर सकता था। एडन लॉरेन ने जब इस सच्चाई का खुलासा किया तो डोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कांपने लगी थी। सर, मुझे बड़ा डर लग रहा है। प्लीज मुझे इस खतरनाक डॉल से बचाइए। इसे आप यहाँ से ले जाइए। ये कभी भी किसी के लिए भी जानलेवा बन सकती है। तुम चिंता मत करो माय चाइल्ड। मैं इसे यहाँ से हमेशा के लिए लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं रह जाएगा। इसके बाद एडन लॉरेन उस डॉल को अपने कार की डिक्की में रखकर वहाँ से चल पड़े। उनकी कार कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक उनका स्टीयरिंग लॉक हो गया और डिक्की से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। उनकी कार पूरी तरह ठप हो चुकी थी। एडन लॉरेन ने बहुत कुछ सोचा समझा और फिर होली वाटर लेकर उस एनाबेल डॉल पर छिड़क दिया। होली वाटर के प्रभाव से अब डॉल शांत हो गई। उन्होंने कार स्टार्ट की और घर पहुंच गए। वे जान गए थे कि डॉल पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। एडन लॉरेन के घर पर भी वो डॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकने लगी। इसके बाद उन्होंने एक और मशहूर कैथोलिक प्रीस्ट जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलवाया। प्रीस्ट जेसन ने अपनी शक्तियों का प्रभाव दिखाया और डॉल को हाथ में उठाकर कहा, तुम एक साधारण डॉल हो। तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। इतना कहने के बाद वे वहां से अपने घर चले गए।
कुछ देर के बाद खबर आई कि वे एक एक्सीडेंट में मरते मरते बाल बाल बच गए। अब तो प्रीस्ट जेसन और एडन लॉरेन ने एक साथ निर्णय करके एनाबेल डॉल को एक लकड़ी की पेटी में बंद कर दिया। उस पेटी को उन्होंने म्यूजियम में रखवा दिया। आज भी वो डॉल उसी लकड़ी की पेटी में म्यूजियम में रखी हुई है। एक बार एडन लॉरेन के एक मित्र ने एनाबेल डॉल के बारे में चर्चा करते हुए उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद वे मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वे मर गए। लोग एनाबेल का नाम लेने से भी डरने लग गए। अब भी एनाबेल उस म्यूजियम में उस लकड़ी के बक्से के अंदर बंद पड़ी हुई है। उसे किसी ने भी खोलकर देखने की हिम्मत नहीं की है। आज भी एनाबेल को लोग दुनिया की सबसे खतरनाक श्रापित डॉल मानते हैं। ब्लडी मैरी। एक बड़ी सी हवेली के अंदर रात के समय अचानक रोशनी गायब हो जाती है। बाहर तेज तूफान में हवा के तेज झोंके वहां की शांति भंग कर रहे हैं। हल्के अंधेरे में किसी के कदमों की आहट, अचानक कदमों की आवाज तेज और तेज होती जाती है। एक बड़े से पुराने दरवाजे के खुलने की चरचराहट भरी तेज आवाज। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ती है। वो रास्ते में कई मोमबत्तियों को जलाते जा रही है। उसका चेहरा खामोश है। वो एक दर्पण के पास 4 मोमबत्तियां और जलाती है। कमरे में 2 नौजवान और एक युवती सोफे पर बैठे हुए हैं। सभी उस युवती को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उस युवती का नाम रोजलीन है। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सॉरी फॉर ट्रबल। यहाँ आए दिन बिजली चली जाती है। हाय रोजलिन, हम लोग ठीक हैं। आप कैसी हो? फर्स्ट क्लास। आप लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इट्स वंडरफुल। बहुत सुनसान इलाका है। लुक्स वेरी डेंजरस। लगता है बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ। रोजलिन, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। यहाँ की आदत जो हो गई है। अब तो जंगली जानवरों की आवाजें भी बहुत प्यारी लगने लगी हैं। इसी बीच जंगल से कुछ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आने लगती हैं। क्या यहाँ भूत प्रेत और चुड़ैलें भी रहती हैं? व्हाट? भूत प्रेत चुड़ैलें? आई डोंट बिलीव। ऐसा लगता है कभी तुमने देखा नहीं है। ब्लडी मैरी का नाम सुना है? हाँ, ब्लडी मैरी की कहानी तो बहुत मशहूर है, सभी जानते हैं। ब्लडी मैरी के बारे में तो मैंने भी सुना है। ऐसा कहते हैं कि 2 कैंडल जलाकर मिरर के सामने रखकर अगर कोई 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले ले तो वो वहां प्रकट हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है। दिस इज ऑल रबिश। सारा ब्लडी मैरी की बात सच है। वो बहुत ही डेंजरस वैम्पायर रही हैं। इंग्लैंड में लोग उसके नाम से आज भी कांपते हैं। ये सब वहम की बातें हैं। हकीकत की दुनिया में भूत प्रेत होते ही नहीं है। लोगों ने कहानियां बना ली हैं। मुझे कोई साक्षात दिखाए तो मैं यकीन करूं। तुम्हें एक दिन यकीन आ जाएगा। रात को खाना खाने के बाद सारा और रोजलीन एक कमरे में सोने के लिए आ गईं। उसके दोनों फ्रेंड्स दूसरे कमरे में सो गए। रोजलीन और सारा दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सारा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो ब्लडी मैरी को बुलाया जाए। जो इस दुनिया में नहीं है वो भला कैसे आएगी? अगर तुम्हें उसमें दिलचस्पी है तो बुला सकती हो।
इतना कहकर रोजलीन छत पर चली गई और सारा अकेले कमरे में लेटी रही। जंगली जानवरों की आवाज फिर से आ रही थी। सारा उठी और मिरर के पास पहुंच गई। उसकी नजर जलते हुए कैंडल पर गई। वो नजर उठाकर चारों तरफ देखने लगी। अचानक उसने कुछ सोचा और वो मिरर के सामने आकर बैठ गई। वो कुछ देर तक सोचती रही। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। सोचती रही। वो कुछ देर तक खामोश रही और चारों तरफ देखती रही। इतने में कुछ आहट हुई। कुछ बर्तन अचानक गिरे और उनकी आवाजें गूंजती रही। सारा अपनी नजर उस तरफ गड़ाए हुए थी। किसी के आने की आहट हुई। अचानक एक बिल्ली वहां से कूदकर बाहर आई और भाग गई। सारा ने राहत की सांस ली और कुछ देर तक खामोश रही। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। सारा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी छाई रही। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आती रही। कुछ आहट सी हुई। सारा को ऐसा लगा जैसे रोजलीन ऊपर से नीचे आ रही है। फिर सन्नाटा छा गया। इसके बाद चमगादड़ और उल्लुओं की आवाजें आने लगी। इसके बाद कुछ देर तक कुछ भी ना हुआ। सारा समझ गई कि ब्लडी मैरी की बातें सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ये क्या? अचानक मिरर हिलने लगा। भयानक आवाजें आने लगी। सारा डर के मारे कांपने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अकेली होने के कारण वो और डरने लगी। उसने देखा मिरर से कोई भयानक चेहरा उभर आया है। दो भयानक हाथ उसके गले की तरफ बढ़ गए। दूसरे ही पल सारा छटपटा रही थी। उसका गला जख्मी हो गया था। उसने किसी तरह अपना गला छुड़ाया और वहां से भाग चली। वो बीच में गिरी, उठी और फिर भागने लगी। ब्लडी मैरी के रूप में साक्षात मौत ही उसका पीछा कर रही थी। तेज आवाज, भयानक आवाज, कुछ चीखें सन्नाटे को भंग कर रही थी। सारा भागती रही, भागती रही। भागते भागते वो एक कमरे में तेजी से चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वहां वो बेहोश हो गई। उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़ रहा है। बहुत भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। किसी भयानक अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। रोजलीन छत पर से नीचे आ चुकी थी। उसकी नजर ब्लडी मैरी पर पड़ गई। ब्लडी मैरी की पीठ रोजलीन की तरफ थी। रोजलीन जोर से चीखी और भागने लगी। भयानक ब्लडी मैरी रोजलीन के पीछे भाग चली। रोजलीन के दोनों फ्रेंड्स ने जब ये दृश्य देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वे उल्टे पांव दूसरे कमरे में भागकर दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गए। उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भला मौत के लिए भी कोई दरवाजा खोलता है? चुपचाप पड़े रहो। जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे ये तो रोजलिन की आवाज है। जल्दी से दरवाजा खोलकर बंद कर लो। तू ही खोल ले, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। पहले फ्रेंड ने दरवाजा खोलकर रोजलीन को झट से अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। सारा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। इस ब्लडी मैरी को किसने बुलाया? अब तो यहाँ रहना मौत को दावत देना है।
ऐसा लगता है उन्होंने उसका कई बार जिक्र किया था, सो वो हकीकत में ही चली आई। अब इस मुसीबत से कैसे बचा जाए? अरे हाँ, मुझे याद आया, हमें पादरी एंटनी जी को बुलाना होगा। रोसलीन ने फादर एंटनी को फोन लगाया और कुछ देर के बाद ही वो हवेली में हाजिर हो गए। वो जैसे ही हवेली के अंदर हॉल में आए, उन्होंने देखा ब्लडी मैरी ने रोसलीन की फ्रेंड सारा को दबोच रखा है। सारा की मौत लगभग तय थी। फादर एंटनी ने अपने हाथ में क्रॉस लेकर ब्लडी मैरी को तेज आवाज में पुकारा। ब्लडी मैरी, रुक जाओ, सारा को छोड़ दो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे छोड़कर पीछे हटो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं फिर से कहता हूँ, छोड़ दो उसे। इतना सुनकर ब्लडी मैरी ने सारा को छोड़ दिया। अपने चेहरे से भयानक आवाजें निकालने लगी। ब्लडी मैरी, गो अवे। ब्लडी मैरी धीरे धीरे पिछड़ने लगी। उसके मुंह से भयानक आवाजें अब भी निकल रही थी। वो कुछ ही देर में देखते देखते अदृश्य हो गई। चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया। सारा खांसती हुई, लड़खड़ाती हुई धीरे से उठी और आगे बढ़कर रोसलीन से लिपट गई। सबरीना। ये बात 1935 की है। इंडोनेशिया के एक छोटे से शहर में जॉनी और मारिया एक बच्ची किट्स के साथ रहा करते थे। किट्स असल में जॉनी की भतीजी थी, जिसको दोनों ने उसके माँ बाप की मौत के बाद अडॉप्ट कर लिया था। बेटा, आप खुश क्यों नहीं रहते? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं अंकल? अब मैं और मारिया ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी किट्स हमेशा ही उदास रहा करती थी। जॉनी की एक फेमस टॉय शॉप थी, जिसकी डॉल्स पूरे इंडोनेशिया में प्रसिद्ध हुआ करती थी। जॉनी ने डॉल्स का एक बहुत ही फेमस ब्रांड बनाया था, जिसका नाम सबरीना था। और एक दिन जॉनी एक सबरीना डॉल किट्स के लिए घर लेकर आता है। ये किड्स के लिए गिफ्ट है मारिया, तुम उसको दे देना। ये क्या है पापा? मारिया, ये सबरीना डॉल है बेटा, जिसको तुम्हारे पापा ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। ये बाकी डॉल से साइज में भी बड़ी है। थैंक यू आंटी। मारिया, मुझे नहीं बेटा, अपने पापा को थैंक्स बोल देना। किड्स हमेशा खुश होने का दिखावा करती, मगर मन ही मन वो अपने माँ बाप को बहुत मिस करती थी। कुछ ही दिनों में वो 8th क्लास में आ जाती है और जॉनी और मारिया उसको सिटी के बाहर एक स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल में वो कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेती है। क्या नाम है तुम्हारा? किड्स नाम है मेरा। मेरा नाम बुश है और मैं तुम्हारी क्लास का मॉनिटर हूँ। ये मेरा ग्रुप है, बिशप, मार्टिन, लायरा। और देखते देखते किड्स का स्कूल में मन लगने लगता है और वो पहले से थोड़ी खुश रहती है। मगर आज भी वो अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती है। एक दिन स्कूल में बुश बाकी सभी बच्चों के साथ एक गेम खेल रहा होता है, जिससे मरी हुई आत्माओं को बुलाया जा सकता है और फिर उनसे बातचीत की जा सकती है और वो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकते हैं। ये क्या कर रहे हो बुश? चुपचाप पास में बैठ जाओ किड्स, मैं अपनी ग्रैनी को यहाँ बुला रहा हूँ। मैं उनको बहुत प्यार करता था और मुझे उनसे मिले बहुत दिन हो गए थे। तो क्या इससे मरे हुए लोग भी आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं अगर ढंग से बुलाओ तो, मगर उनको बहुत ही ध्यान से वापस भी भेजना होता है। अगर नहीं भेजा तो वो हमारी दुनिया में बहुत तबाही मचा देते हैं। और बुश गेम खेलने लगता है। सब लोग कमरे की लाइट्स बंद कर देते हैं और थोड़ी देर में ही वहाँ एक प्रेत आत्मा आ जाती है। पूरे कमरे की तस्वीरें हिलने लगती हैं और अचानक ही वहाँ बुश की ग्रैनी आ जाती हैं। बुश उससे बातें करने लगता है और किड्स ये सब देखती रह जाती है। बुश की ग्रैनी के जाने के बाद सब लोग प्रार्थना करते हैं ताकि वो अपनी एंटिटी में अच्छे से लौट जाएं और धरती लोक पर ना रहें। गो बैक ग्रैनी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप लौट जाओ। इस तरह से मैं भी अपनी माँ से मिल सकती हूँ। मुझे पता चल गया कि वो आखिर अचानक से कहाँ चली गयी। बुश, क्या तुम मुझे इस खेल के बारे में सिखाओगे?
मैं भी अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है किड्स, मैं तुमको बता दूंगा, मगर प्रॉमिस करो कि तुम इसको अकेले में करोगी और साथ ही जिस भी आत्मा को तुम बुलाओगी उनको प्रेयर करके अच्छे से उनकी दुनिया में वापस भी भेज दोगी। ठीक है बुश, मैं ध्यान रखूंगी। और बुश किड्स को गेम के सभी रूल समझा देता है और साथ ही उसको वो पेंटिकल भी देता है जिससे एंटिटी को बुलाया जाता हो। अमावस्या की आधी रात को किड्स अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पेंटिकल कमरे में लगा देती है और बीच में एक मोमबत्ती लगाकर पूजा चालू कर देती है और अपने मम्मी पापा का आह्वान करती है। प्लीज कम बैक, ऑन द नेम ऑफ गॉड एंड डेविल आई एम कॉलिंग यू। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और किड्स सब सामान साइड में रखकर दरवाजा खोलती है। उसकी आंटी मारिया कमरे में सबरीना डॉल लेकर आती है और वो उसको किड्स को दे देती है। इसको तुमने बाहर ही छोड़ दिया था बेटा, इसलिए देने आई थी। गुड नाइट। थैंक गॉड आंटी ने मुझे पेंटिकल के साथ नहीं देखा, वरना प्रॉब्लम हो जाती। मगर मम्मी को बुलाने के लिए मुझे अब अगली रात तक वेट करना होगा। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही नींद आ रही है। थैंक यू फॉर द डॉल। किड्स डॉल को साथ लेकर ही सो जाती है। उसके सो जाने के तुरंत बाद सबरीना डॉल की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद उड़कर पास की एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। मतलब किड्स की पूजा व्यर्थ नहीं गई थी और दूसरी दुनिया से एंटिटी आकर सबरीना डॉल में घुस चुकी होती है। सबरीना बार बार अलग अलग जगह बदलती रहती है। मैं कल रात फिर से पेंटिकल बिछाकर अपनी मम्मी को बुलाऊंगी। मुझे मम्मी से मिलने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। किड्स अगली रात फिर से पेंटिकल्स बिछाती है और अचानक सबरीना डॉल में हलचल चालू हो जाती है। वो धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लग जाती है और अचानक से उसके नाखून भी निकल जाते हैं और बाल भी लाल रंग के हो जाते हैं। उसके पाँव उल्टे होते हैं और वो जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर चल रही होती है और वो अब मारिया पर अचानक से हमला कर देती है। मार दूंगी मैं तुमको, मार दूंगी। कौन हो तुम? कैसे आई मेरे घर? चली जाओ यहाँ से। और अचानक डीमन मारिया और उसके पति पर भी हमला कर देती है। दोनों हमले में लहूलुहान हो जाते हैं। वो मारिया के अंदर घुसने की कोशिश करती है मगर जैसे तैसे दोनों उस घर से बाहर निकल आते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये और हमारे घर में कैसे आई? पता नहीं मारिया, हमें इसका पता लगाना होगा। मेरी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त है डेरला, हमें उससे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जल्दी चलो, इसके पहले कि वो कुछ और नुकसान कर दे। और मारिया और जॉनी दोनों डेरला के पास पहुंचते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं। वो जरूर कोई पुरानी डीमन है जो कोई पुराने हिसाब किताब को पूरा करने आई है। हमको क्या करना चाहिए? उसका पता लगाने के लिए हमें वापस घर जाना पड़ेगा। और इस तरह से चारों वापस घर आ जाते हैं और चार्ली गेम और पेंटिकल की मदद से वो वापस डीमन का आह्वान करते हैं। मगर डीमन इतना शक्तिशाली होता है कि वो गेम को ही जला देता है और अचानक से पूरे घर में फिर से अंधेरा हो जाता है। सभी तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं और दीवारें हिलने लगती हैं। तभी सामने से किड्स उड़ती हुई आती है। अरे किड्स को क्या हो गया? दूर रहो उससे, वो वश में हो गई है। उसके अंदर डीमन घुस गया है, दूर हो जाओ। नहीं, ऐसे कैसे मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़ दूं? तभी किड्स आगे बढ़कर उन चारों पर ही हमला कर देती है। वो कभी दीवार पर उल्टा लटक जाती है तो कभी उड़ने लग जाती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि चारों मिलकर भी उससे लड़ नहीं पाते हैं। किड्स की आंखों से जैसे खून निकलने लगता है और वो अचानक मारिया का गला पकड़ लेती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी डेरला जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और वो किड्स को पकड़ लेती है। डीमन को उसके अंदर से निकालकर वो सब घर से बाहर आ जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। थैंक गॉड, हमने दरवाजा बंद कर दिया, अब वो बाहर नहीं आएगी। मगर वो कौन थी डेरला और हमारे पीछे क्यों पड़ी थी? वो बगिया डीमन थी, शैतान की बेटी, सबसे ताकतवर बुरी शक्ति। जरूर इस घर में किसी ने आत्मा को बुलाने के लिए आह्वान किया है और इस तरह से बगिया इस घर में आ गई। किसने किया?
ये सुनते ही किड्स जोर जोर से रोने लगती है। मैंने किया आंटी, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको बुलाने की कोशिश की थी। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? इसी डीमन का तुम्हारी मम्मी ने भी आह्वान किया था और उसको वापस भेजने के प्रोसेस में ही तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई थी। ओ जीसस, क्या बोल रही हो? अब क्या करें हम? उसको मारने का एक ही तरीका है जॉनी और मारिया। काली पहाड़ी की गुफा में एक खंजर है, हमें उसको लाना होगा। सिर्फ उसी चाकू से ही बगिया को वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सकता है, वरना वो वापस जिंदा हो जाएगी। तो देर मत करो, जल्दी चलो, इससे पहले कि वो जिंदा हो जाए। मारिया और जॉनी डेरला द्वारा बताई हुई पहाड़ी से खंजर ले आते हैं और उनको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर उन सब ने एक गलती की हुई होती है। घर से बाहर आते वक्त किड सबरीना डॉल अपने साथ लेके आती है। थोड़ी देर तक तो डॉल शांत रहती है, मगर कुछ समय बाद उसके अंदर बगिया डीमन प्रवेश कर जाती है और डॉल की आंखें खुल जाती हैं। कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? मैं तुमको भी मार दूंगी और अपनी दुनिया में साथ लेकर जाऊंगी। और ये बोलते बोलते वो अचानक से मारिया को पोसेस कर लेती है। मारिया का रूप पूरी तरह से बदल जाता है, वो हवा में उड़ने लगती है। जॉनी, डेरला और किड्स ये देखकर घबरा जाते हैं। डेरला तेजी तेजी से मंत्र पढ़ने लगती है। ऑन द नेम ऑफ जीसस, डीमन गो अवे। ऑन द नेम ऑफ जीसस, डीमन गो अवे। और डेरला जोर जोर से मंत्रोच्चारण करते हुए पोजेस्ड मारिया पर होली वाटर छिड़कने लगती है। बगिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो तुरंत डेरला पर हमला कर देती है। वो डेरला के हाथ से डायरी लेने की पूरी कोशिश करती है और अपने दांत उसकी गर्दन में लगा देती है और मांस खाने लगती है। छोड़ दो डेरला को, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बातें मत करो, खंजर लाओ। मगर मारिया को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, तुम उस पर खंजर चला दो। दोनों में बहुत लड़ाई चल रही होती है। तभी डेरला फिर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और वहीं जॉनी पीछे से आकर मारिया पर खंजर से हमला कर देता है। बगिया डीमन मारिया के अंदर से निकल जाती है और तड़प कर अलग गिर जाती है। डेरला उसके ऊपर होली वाटर छिड़कने लगती है। धीरे धीरे बगिया धुआं धुआं होकर उड़ जाती है और डेरला सबरीना डॉल को तुरंत आग लगाकर उसको जला देती है। ये क्या कर रही हो? इसको जलाना होगा ताकि बगिया दोबारा कभी वापस न आ पाए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और किड्स भी जॉनी और मारिया को अपना माँ बाप मानने लगती है। मगर एक दिन फिर से जॉन एक नई डॉल किड्स के लिए लेकर आता है और हम देखते हैं कि रात को उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं।